आज का मानव संघर्षों में जी रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परीक्षाएं होती है। दिन भर पुरुषार्थ करता है, सायंकाल चिंताओं में डूबकर सोने का प्रयास करता है। जब शयन काल आता है, उससे पहले कुछ मनोरंजन कर लेता है, कुछ मन बहला लेता है, लेकिन रात भर करवटें बदलते रहता है। नींद ठीक से नहीं लग पाती, निश्चिंत होकर नहीं सोता, इसलिए सुकून की नींद नहीं सोता। फिर उठता है, तब लगता है कि अभी तो नींद पूरी ही नहीं हुई, थोड़ा और सो लेता हूं। पर फिर दूसरे दिन के जो संघर्ष सामने हैं, उन संघर्षों के लिए विवश होकर जैसे तैसे उठता है। विश्राम तो ढंग से मिला नहीं, लेकिन उठना पड़ता है और फिर दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। अब इसका उपाय क्या है? एक तो सुखी जीवन का रहस्य क्या है? सुखी जीवन कौन जी सकता है? डेल कार्नेगी जैसे कुछ चिंतकों ने, कुछ शिक्षकों ने खोज की। खोज करने पर उनको लगा कि इस रात को सोते समय चिंताओं का बोझ लाद करके सोना सुखी जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। बोझ उतार करके सो जाए तो बड़ा फर्क पड़ेगा। बोझ कैसे उतारा जाए? तो वो लोग रैशनल थिंकिंग वाले लोग होते हैं, प्रैक्टिकल तरीका सोचते हैं, कोई ऐसा काम करे जिसका प्रयोग करने पर परिणाम सामने आए। तो उन्होंने उपाय निकाला कि भाई 4 पन्ने ले लो, 4 कागज ले लीजिए और सबसे पहले कागज पर ये लिखिए कि मुझे क्या खाया जा रहा है, मैं किस कारण से इतना परेशान हूं, मेरे सिर पर कौन सी चिंता का बोझ लदा हुआ है। A problem well stated is half solved.
सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत की गई समस्या उस समस्या का आधा समाधान है। तो उस पृष्ठ पर लिख लिया कि समस्या ये है। कोई भी समस्या हो सकती है, पैसों की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, रिश्ते नातों की समस्या भी हो सकती है, और कभी अभाव की भी चिंताएं होती है कि भाई मेरे यहाँ ये वस्तु नहीं है, वो नहीं है, और मेरे मित्रों के पास बहुत सारा वैभव है। तो ऐसे तुलना करके भी कभी कभी आकुलता उत्पन्न हो जाती है, चिंतित हो जाता है मानव। लिख लिया कि ये समस्या है। फिर अब दूसरे पेज पर आना है, दूसरे पृष्ठ पर जाना है। अब उस पर क्या करना है? देखिए, ये चिंता का बोझ उतार कर सोने का सटीक तरीका। अब क्या करेंगे? तो दूसरे पृष्ठ पर ये लिखना कि उस समस्या के संभावित समाधान क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस, व्हाट आर दे। लिखते जाइए आप, बिल्कुल बेधड़क। एक कोई पैसा नहीं लौट आ रहा तो उससे कुछ ज़बरदस्ती करके या फिर गुंडों को हायर करके या और किसी हिंसक उपाय से पैसे निकाल लें। एक ये उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय ये हो सकता है कि उसको एक समय की सीमा दे दें कि इतने समय पर मेरा धन लौटा दो, और यदि नहीं लौटा सकते तो फिर कुछ कंपेंसेशन करो, कुछ उसकी भरपाई करो किसी भी तरीके से। तीसरा उपाय ये भी हो सकता है कि उससे लड़ झगड़ कर या और उसके घर वालों को अपहरित कर, उनका अपहरण कर मुंह मांगी रकम मांग ले। वो भी एक तरीका हो सकता है। किसी के दिमाग में ऐसा समाधान भी आ सकता है। और ऐसे जितने भी 5, 7, 10 जो भी समाधान आपको आ रहे हैं दिमाग में, लिख करके फिर तीसरे पृष्ठ पर आ जाइए। तीसरे पृष्ठ पर आपको देखना है कि दूसरे पृष्ठ पर जितने समाधान मुझे लग रहे थे, संभावित समाधान थे, उनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो वो गुंडों वाला, लड़ाई झगड़े वाला, भरपाई वाला, अपहरण वाला, कुछ अच्छे समाधान भी हैं, कुछ रिश्ते बिगाड़ने वाले समाधान भी हैं। इन सारे समाधानों में से देख करके कोई एक समाधान चुन लिया और उसको तीसरे पृष्ठ पर लिख दिया। और चौथे पृष्ठ पर अमल करने का समय, यानी जो समाधान मैंने श्रेष्ठ माना है और चुना है, उस पर मैं कब अमल करने वाला हूँ, वो तारीख और समय, स्थान, महीना, सब कुछ उसमें लिखा होना आवश्यक है। बस सब निश्चिंत होकर सो जाए। निश्चिंत होकर सोने से स्वास्थ्य सुधरने लग जाता है। क्योंकि चिंताओं से, भय से चिंता उत्पन्न होती है, चिंताओं से तनाव उत्पन्न होता है,
उन रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। एक तरीका हो सकता है आपकी समस्या स्वयं रोग ही हो, तो उसके भी ऐसे कोई उपाय आपको निकालने होंगे। 4 पन्नों में पूरा हिसाब बराबर हो जाता है। निश्चिंत होकर सोगा। सुखी जीवन का प्रथम सूत्र है, सोते समय अपने आराध्य का स्मरण करते हुए बेफिक्र होकर सो जाना। बेफिक्र होने के लिए ये सारा जो उपक्रम है वो आध पौन घंटे पहले से कर लेना। रोज रोज तो करना नहीं पड़ेगा। जिस रात को चिंता हो उस रात ये काम कर लिया। ना सोने से अच्छा या फिर करवटें बदलते हुए सोने से अच्छा है कि जब तक सो रहे हैं निश्चिंत होकर एक स्वस्थ निद्रा में सो गए। अब सोने का तरीका क्या है, तो गुजरात में एक पोस्चर थेरेपिस्ट है, यानी शरीर की मुद्रा से वो चिकित्सा करते हैं कि आप ऐसे बैठो, बैठने का तरीका बताते हैं, ऐसे लेटो, ऐसे खड़े रहो, रीढ़ को ऐसे रखो, ये बता बता करके वो ज़माने की बीमारियां ठीक करते हैं। उनका कहना था कि सोते समय पैरों के जोड़ के साथ ही मिले, इधर उधर ना हो, अस्त व्यस्त ना हो। फिर नींद लगने के बाद तो फिर सवेरे पता चलता है कि क्या क्या हुआ है रात में, जो कहाँ सिर था और कहाँ पैर थे, और अब उठते समय कहीं से कहीं हो जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि पैरों में नीचे जो है, निद्रा में प्रवेश करते समय बायां भाग जो है शरीर का वो नीचे की तरफ है, तो बायां पैर नीचे है, उसके ऊपर दाहिना पैर है, और दाहिने पैर का अंगूठा बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर आ जाए। फिर ये जो अंगूठे से और भीतर की तरफ आएंगे आप, तो ये टखने का जो भीतरी भाग है, एंकल जॉइंट का जो अंदर वाला हिस्सा है, वो भी एक दूसरे के ऊपर आ जाए। एड़ियों के ऊपर एड़ी आ जाए, बाईं एड़ी के ऊपर दाहिनी एड़ी आ जाए, और बाएं घुटने के ऊपर दाहिना घुटना आ जाए। आप इस तरीके से पैर आगे पीछे करके उसको सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको फिर व्यवस्थित महसूस हो कि हाँ अब ठीक लग रहा है। ऐसा कर लिया, और फिर अपने दाहिने हाथ को जो ऊपर की तरफ है, नाभि से नीचे की तरफ करना। आप जहाँ भी रखिए, आपने अपनी जांघ के ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन नाभि के नीचे की ओर हो। और बायां हाथ जो है वो ऐसे थोड़ा ऊपर की ओर हो, लेकिन कोहनी कंधे से ऊपर की ओर ना हो, कंधे से नीचे की ओर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? सोते समय आप लेटे हैं, बाईं करवट से लेटे हुए हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना आपको। ये हाथ यानी ये कलाई से नीचे वाला जो भाग है, नाभि से नीचे की ओर हो। नाभि को अंग्रेजी भाषा में बेली बटन बोलते हैं, मेडिकल भाषा में अम्बिलिकस बोलते हैं। तो उसके नीचे, और ये जो हाथ है इसकी कोहनी, उसकी कोहनी कंधे से नीचे हो। फिर थोड़ी देर सोते समय आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, और ऐसी कल्पना करिए कि स्वच्छ वायु मेरे भीतर आ रही है,
और संपूर्ण शरीर में सभी अंगों में प्राण वायु का संचार हो रहा है। और उसके बाद जो छोड़ने योग्य है, जो बाहर करने योग्य है, वह वायु नासिका से बाहर आ रही है। और बाहर आते समय उस वायु को एक भाप के समान, एक श्वेत वर्ण में कल्पित करना है। ऐसी कल्पना करना है कि नासिका के अंदर शुद्ध वायु जा रही है और बाहर सफ़ेद रंग का कोई भाप जैसा ही कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी है वो निष्कासित हो रहा है। क्योंकि नाइट्रोजन भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है वातावरण में, तो अपन सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर के लिए उपयोगी और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित होता है। पर वो अकेले अकेले नहीं होते, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी कुछ तत्व बाहर होते हैं। निकल गया। ऐसे 2-4 बार करेंगे और दिन भर अगर आपने अच्छा श्रम किया होगा तो फिर आपको लगेगा कि अब आंख लग रही है। फिर निद्रा में जो प्रवेश होता है वो समय आज तक कोई बता नहीं सका है कि मैं इतने बजे निद्रा में प्रवेश हुआ था, क्योंकि इतने बजे यहाँ जब तक ध्यान होगा तब तक प्रवेश होगा नहीं। जब ध्यान हट जाता है अपन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। शास्त्रों में बताया है कि जब निद्रा आती है और निद्रा के साथ कुछ सुकून आता है, तब नींद लगती है। नींद तो कई बार अपन महसूस करते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है, चलते चलते भी लगता है कि अब जाकर लेट जाएंगे, ऐसा अंदर से विचार आता है। कभी कभी तो पढ़ते पढ़ते लगता है कि अब जो बचा है उसको बाद में पढ़ लेते हैं, अभी थोड़ा सा झपकी ले लें। नींद तो बहुत बार आती है, पर यहाँ पर प्रवेश की बात है। तो इस तरह नींद ले ली आपने, अंदर चले गए नींद में। और यदि आपने अपने जन्मांक के अनुसार सोने की दिशा चुनी हो, एक सामान्य नियम तो भारतीय गुरुकुलों में जो पढ़ाया जाता है वो ये है कि प्राक् शिरः शयने विद्या बलमायुश्च दक्षिणे पश्चिमे तु महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। उसका फल है विद्या, ज्ञान की वृद्धि होती है। बलम आयुष्य दक्षिणे, दक्षिण दिशा में सिर रखते हैं तो शरीर में बल की वृद्धि होती है। आयुष्य व्यवस्थित रहता है, आयु घटती नहीं है। पश्चिम में सिर रख कर के सोते हैं तो बड़ी बड़ी चिंताएं होती है। ये पुराने गुरुकुल का एक श्लोक है जो पहले विद्यार्थी पढ़ा करते थे। सन 1860 तक के भारत में गुरुकुल पद्धति सुचारू रूप से चला करती थी, जहाँ जीवनोपयोगी विषय पढ़ाए जाते थे।
जो जीवन भर बहुत से क्षेत्रों में लोग बट जाते हैं, पढ़ाई तो एक साथ करते हैं लेकिन फिर अपने नसीब से और अपने पुरुषार्थ से लोग अलग अलग क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो वो शिक्षा बड़ी उपयोगी हुआ करती थी। तो उस समय ये एक श्लोक चलता था, प्राक्षर शयनी विद्या, पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से विद्या अर्थात ज्ञान वृद्धि होती है। बलमायुष्य दक्षिणे, दक्षिण दिशा में सिर रखकर सोने से बल की वृद्धि होती है और आयुष्य व्यवस्थित रहता है। पश्चिम में तो महाचिंता, लेकिन पश्चिम में सिर रखकर सोने से बड़ी बड़ी चिंताएं होती हैं। हानि मृत्यु तथोत्तरी, और उत्तर दिशा में सिर रख कर के सोने से या तो हानि होती है या कभी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं मरण काल में मरणासन्न मनुष्य का सिर उत्तर दिशा की ओर कर दो तो फिर मरण में उसको जो छटपटाहट है वो नहीं होगी, वो सुकून से प्राण छोड़ेगा। और ऐसा प्राय करके साधक जीवन में तो देखने में आता ही है कि जब साधक का मरण निकट होता है तो उसकी सिर की दिशा उत्तर की ओर कर देते हैं। और मरण निकट है, इसकी पहचान क्या है? बहुत सारी पहचान है। आचार्यों ने उस पर ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो एक पहचान, विशेष पहचान ये है कि जब सांस उल्टी चलने लग जाती है तब समझना चाहिए कि अब बहुत समय नहीं है। वो कुछ घंटों का मेहमान हो सकता है जब सांस उल्टी चलने लग जाए। उल्टी सांस चलने का अर्थ क्या है? सामान्यतः जब अपन सांस भरते हैं, अंदर सांस लेते हैं, तो ये अपना शरीर फूलता है सांस अंदर लेने पर, और बाहर छोड़ते हैं तो पेट वगैरह सिकुड़ता है। लेकिन उल्टी सांस में क्या होता है? सांस अंदर भरते हैं तो ये फेफड़े कुछ बाहर आता है, पेट अंदर की तरफ जाता है, पेट में सिकुड़न आती है। सांस भरते समय श्रम हो रहा होता है उस समय सांस लेने में। अभी तो ऑक्सीमीटर भी आता है तो उससे पता भी चल सकता है कि इसको थोड़ी आवश्यकता अधिक है ऑक्सीजन की। तो वो उल्टी सांस तब चलने लग जाती है कि जब बिल्कुल समय निकट आ गया है। और फिर कभी कभी कुछ लोग मुंह से सांस लेने लग जाते हैं अंत अंत में, कभी नाक से सांस चलती है। फिर आंखें उनकी प्रारंभ में तो सामान्य रहती है, लेकिन उसके बाद फिर आँखों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आँखों में स्पंदन नहीं आ रहा है, यानी आँखें कुछ बेजान होती जा रही है, निर्जीव जैसी होती जा रही है, ऐसे खुली हुई है, पता नहीं क्या देख रहे हो, कुछ देख भी नहीं रहे होते, बस वो एक जगह ऐसे टिक जाती हैं आँखें, उसमें हलचल ही कुछ नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे कई चिन्ह होते हैं। तो उस समय सिर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता है। तो शयन करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने पैर कैसे हों, हाथ कैसे हों, कमर, पीठ, गर्दन आदि कैसी हों, सिर कितना ऊंचा हो, एकदम ज़्यादा टेढ़ा भी ना हो और ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, उस तरफ व्यवस्थित हो। तो ये तो सब जागृति में आप कर सकते हैं, लेकिन सुषुप्ति में क्या होगा कि फिर अपनी जो पुरानी आदत पड़ी हुई है नींद में अस्त व्यस्त होने की,
वो दशा आएगी। लेकिन आप जीवन में एक काम अपने को बहुत ज़रूरी है सीखना, वो ये है कि बार बार सावधान हो जाना, सावधानी सीखना आवश्यक है। ये आप भी अपने अनुभव से समझ सकते हैं, किसी के कहने से नहीं, अपने अनुभव से आप समझ सकते हैं कि सावधानी कितनी आवश्यक है। ड्राइविंग करते समय और बड़ों से वार्तालाप करते समय, इंटरव्यू देते समय और परीक्षा देते समय कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। रोड क्रॉस करते समय कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। तो उस सावधानी सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सावधानी जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपको शयन करते समय कुछ समय के पश्चात ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा पैर थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया है, फिर से ठीक कर लेता हूँ, और फिर से आप पैर ठीक करके सो जाएंगे। और उसके बाद जब आप सवेरे उठेंगे तो रात में बीच में करवटें तो बदलती रहती है, लेकिन एक और स्वास्थ्यवर्धक उपाय बताते हैं कुछ आयुर्वेद आचार्य, कहते हैं कि सवेरे उठते समय दाहिनी करवट से उठना है, सोते समय बाईं करवट से और उठते समय दाहिनी करवट से। और मान लो आपकी नींद खुल गई और आप बाईं करवट से ही लेटे हुए थे, लेफ्ट राइट करते करते आप लेफ्ट वाले में ही उठ गए, तो फिर आप थोड़ी देर राइट करवट पर आ जाइए और फिर सांस बाईं चलने लग जाए तो उठकर बैठ जाइए। अधिकतम 8 मिनट लगते हैं। इस करवट से सो जाओ तो ये सांस चलने लग जाती है, उस करवट से सो जाओ तो ये वाली सांस चलने लग जाती है। तो ऐसा करने से जब आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि आज अच्छी नींद हुई है मेरी, और आज कुछ स्फूर्ति जैसी लग रही है। रोज़ तो लगता था कि और सो ले, लेकिन आज लगता है कि नींद अच्छे ढंग से हो गई है। और फिर आप व्यवस्थित ढंग से उठ करके फिर जो भी परमात्मा स्मरण आदि जो भी करना हो कर लिया, अपने प्रभु का स्मरण कर लिया, थोड़ी देर ध्यान भी लगा सकते हैं, और उसके बाद उठकर फिर अपनी दिनचर्या में लग गए। तो ये एक उपाय था, निश्चिंत सोना। सुखी जीवन का प्रथम सूत्र निश्चिंत सोना। जैनम जयतु शासनम।